सुरजीत, पहला सवाल तो ये होगा कि 20 लाख करोड़ का जो पूरा पैकेज है, उसमें अगर पूछा जाए तो एक्चुअल स्पेंडिंग जो है वो कितनी है? क्योंकि बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए गए हैं और ज्यादातर स्टिमुलस है। नहीं, देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या है, और खास तौर पे अगर आप फिस्कल स्टिमुलस शब्द इस्तेमाल करें तो ये जो पैकेज है इसको फिस्कल स्टिमुलस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस की परिभाषा क्या है कि कम से कम उसमें न्यूनतम जो चीज है कि या तो आप टैक्स में कोई राहत दें या सार्वजनिक खर्चा जो है, सरकार का खर्चा जो है उसको बढ़ाएं। लेकिन इस पैकेज में बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें कोई सरकार कोई खर्चा करने का जिम्मेदारी ले रही, और जो खर्चा करेगी भी, शायद जो नजर आ रहा है वो खर्चे को भी किसी और क्षेत्र में जो खर्चा होना था उसको कम करके खर्चा करेगी। जो पूरा खर्चा है सरकार का उसमें कोई बढ़ोतरी होगी ऐसा नजर नहीं आता है। इसका संकेत इससे मिलता है कि 8 मई को सरकार ने पूरे साल में वो कितना कर्ज लेगी उसके मात्रा में वृद्धि की। पहले 7.8 लाख करोड़ का बजट में अनुमान लगाया गया था, अब उसको बढ़ा के 12 लाख करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 4.2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बजट में जो अनुमान लगाया गया था कि सरकारी राजस्व जो इस वर्ष प्राप्त होगा वो अनुमान भी परिवर्तित होगा। आर्थिक गतिविधियों में रुकावट के कारण जो सरकार के पास टैक्स आता है वो उसमें भी कमी होगी। तो सरकार को कर्जा कितना लेना पड़ता है वो इस पर निर्भर करता है कि वो खर्चा कितना करेगी और वो उसके पास राजस्व कितना होगा। तो अगर राजस्व कम हो रहा है तो उस कारण से ही उसको कर्जा बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर वो अपने खर्चे को ना भी बढ़ाए, उतना ही रखे, तो यहां तो लग रहा है कि जो 4.2 लाख करोड़ अधिक कर्जा सरकार लेने का की योजना बना रही है, वो तो जो राजस्व में नुकसान होगा उसी को पूरा करने में ज्यादातर हिस्सा उसका लग जाएगा, और इसलिए सरकारी खर्चे में कोई वृद्धि होगी ऐसी संभावना नजर नहीं आती। आप ये भी जानते हैं कि कुछ फैसले सरकार ने लिए हैं, जैसे सरकारी एम्प्लॉयज का डीए बंद करने का, उससे वो अपने खर्चे को कम कर रही है। दूसरे स्कीमों पर भी हो सकता है वो खर्चा कम करके जो इस पैकेज का जो छोटा हिस्सा खर्च करने वाला है उसमें भी खर्चा जो है लग रहा है वैसे ही पूरा करेगी। सरकारी खर्च में कोई वृद्धि होगी इसकी संभावना बहुत कम है। सुरजीत, अगर ये पूरे पैकेज को देखा जाए तो ये काफी फोकस जो है वो एमएसएमईज पर है। और ये बोला जा रहा है कि ये एमएसएमईज को अगर रिवाइव किया जाएगा तो जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस हमें देखने को मिला है, कुल कुल मिला के 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से। तो वो रिवाइवल होगा कि ये कहाँ तक सही है? देखिए इस पैकेज का जो ज्यादातर हिस्सा है और जो एमएसएमईज का वाला हिस्सा है उसका भी यही चरित्र है कि जो चीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो ये है कि चाहे व्यक्तिगत तौर पर या कोई व्यवसाय हो या कोई उद्यम हो, वो अधिक कर्जा ले। स्थिति आज ये है कि चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो चाहे अलग अलग व्यवसाय हो, जो उनकी आमदनी होती है उस आमदनी को लॉकडाउन और कामकाज के रुकने के कारण नुकसान हुआ है। यानी कि जो मौजूदा कर्ज है उसको लौटाने में भी उनकी समस्याएं बढ़ गई है। ऐसे परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि आप काम फिर से चालू कीजिए और अधिक कर्ज लेके, लेकिन कर्ज कोई अगर लेता है तो कर्ज लौटाना पड़ता है। लौटाने के लिए आपको आमदनी चाहिए। अगर आप कर्जा लेते हैं और आपकी आमदनी नहीं होती
तो कल आपने जो आज कर्ज लिया वो बैंक के एनपीए में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होना है तो तब बैंक ही पहले कहेगा कि आपकी आमदनी तो होनी नहीं है, आपको कर्जा देना नहीं है, चाहे कोई भी आप स्कीम बना दीजिए, बैंक कहेगा कि नहीं भैया आपको कर्जा हम दे नहीं सकते क्योंकि आपकी आमदनी कमाने की स्थिति नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप आमदनी चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो या व्यवसाय के तौर पर हो, आमदनी कैसे लोगों की हो या उसको फिर से कैसे सुनिश्चित किया जाए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सरकारी आमदनी तो तब होगी जब बाजार में मांग होगी। अब ये स्थिति है कि ज्यादातर लोगों का जो है आमदनी में नुकसान हुआ है और जब तक उनको काम नहीं मिलता है, जब तक उनको फिर से कमाई नहीं होती, वो बाजार में तो मांग नहीं निर्माण कर पाएंगे। उनकी जो कमाई का नुकसान हुआ है उसको आपने उसकी भरपाई की नहीं है, की भी है तो बहुत ही सीमित की है, तो वो तो बाजार में मांग तैयार करने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में व्यवसाय भी जो है कैसे अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करेंगे। तो यानी कि अगर आपको इस अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पे लाना था तो ध्यान ये देना चाहिए था कि आप कैसे सरकारी खर्चे को बढ़ाएं ताकि लोगों की आमदनी का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो सके, सरकारी खर्चे के माध्यम से भी बाजार में मांग तैयार हो सके और तब जो है व्यवसाय फिर से खड़े होने की स्थिति में भी आ सकते हैं, वो भी कमा सकते हैं ताकि अगर वो कर्जा ले भी तो उसको लौटा सकते हैं। सिर्फ आप कहें कि हम आपको कर्जा देने का प्रावधान बना रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था फिर से चालू होना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो इस पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सब भी तब होगा ना जब आर्थिक गतिविधियों पे जो रुकावट है, लॉकडाउन और उसके चलते अलग-अलग उनकी पूरी उनको पूरा वो जब पूरी तौर पे हटेंगे तभी पूरी तौर से अर्थव्यवस्था भी चालू होने की स्थिति में होगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास आपकी स्थिति अभी भी ये है कि कोरोना वायरस बीमारी का खतरा बना हुआ है, तो गतिविधियां शुरू करने के लिए भी आपको बहुत सारे सुरक्षा कदम लेने पड़ेंगे। किसी भी व्यवसाय में फैक्ट्री आप चालू कर रहे हैं, कोई दुकान चालू कर रहे हैं, आपको सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बीमारी फैलने के संभावना कम हो। उस पर भी तो खर्चा होगा जी। उसको पूरा करने के लिए कहाँ है कोई उसको पूरा करने के लिए क्या समर्थन कर रही है सरकार लोग? सुजीत, एक ये वाम दलों का स्पेसिफिकली मांग रहा है कि जब तक ये फेज चलता है तब तक कुछ 7,500 रुपए हर महीने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाएं। तो क्या ये एक मेथड हो सकता था डिमांड को और बढ़ाने का मार्केट में? ठीक है, सबसे पहले तो बात यह है कि जो लोग मेहनत करके काम करके कमाते हैं, जिनके मेहनत से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, अगर आप एक कोई सार्वजनिक तौर पर ऐसा फैसला लेते हैं कि जिससे वो काम करके कमाई करने की स्थिति में नहीं है, तो ये एक सरकार के ऊपर और समाज के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो नुकसान हो रहा है सबसे पहले उसको पूरा किया जाए। प्राथमिकता उसको पूरा करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही ऐसे स्थिति में है कि उनके पास ऐसे रिजर्व नहीं होते जिसके आधार पर वो अपनी जिंदगी चला सके। और वो ना करने का परिणाम हम देख रहे हैं कि 50 दिन से ऊपर 54 दिन से ऊपर लॉकडाउन के बाद भी ये मजदूरों का जो सड़क पर चलना जारी गांव की ओर जाने का जो कहानी है वो समाप्त नहीं हो रही। हाँ, अभी भी भीड़ दिख रही है हर जगह पर। ये इसी चीज का परिणाम है कि उनको जो नुकसान हुआ है आप उसको पूरा करने के लिए जो कदम लेने चाहिए थे तो नहीं लिए।
तो मेरे ख्याल से तो मांग की समस्या छोड़िए, वो तो बाद की बात है। ये एक न्यूनतम जिम्मेदारी है कि उनको जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। वो वैसे ही बहुत कम कमाते हैं। 7,500 रुपए अगर आप किसी को दे भी दे, 7,500 रुपए क्या है? कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ठीक है। जो फैसला लेते हैं वो उनको कहिए कि आप 70,000 रुपए में काम चला लीजिए, तब भी नहीं लेंगे, तो वो तैयार होंगे। तो जी 7,500 रुपए तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो तो उनको देना ही चाहिए था, वो तो उनको देना ही चाहिए था। और ये इस तरीके का जो समर्थन है, ये तब तक चलना चाहिए जब तक आर्थिक गतिविधियां फिर से पूरी तौर से चालू नहीं हो सके और उनको रोजगार फिर से ना मिल सके। इसमें यह भी एक समस्या आएगी कि क्योंकि आपने उनके हितों को प्राथमिकता नहीं दी, हो सकता है अब जो ये समस्या ज्यादा लंबे दौर के लिए चले, क्योंकि इतने दिन से जो फंस गए, गांव नहीं जा पाए, बीमारी का भी सामना किया, भूख का भी सामना किया, उसके मानसिक दबाव का भी सामना किया, और इतने दिन बाद जब अब घर जा रहे हैं, अभी भी पहुंच नहीं पाए हैं बहुत। जी अब जाहिर है कि अपेक्षा करना कि वो एकदम से ही वापस आके काम पे लग जाएंगे, ये भी गलत होगा। उनके लिए भी एकदम से लौटना संभव नहीं होगा। इसलिए जरूरी ये है कि वो जहां गए हैं, गांव में गए हैं, आपको आर्थिक गतिविधियां जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको वहां काम बनाना पड़ेगा, वहां काम देना पड़ेगा। तो एनआरईजीए जैसे प्रोग्राम्स को जो आपको और विकसित करना पड़ेगा, और उसके लिए भी जो खर्चा वित्त मंत्री ने घोषणा की है खर्चे की, जो अधिक खर्चा किया जाएगा, वो काफी नहीं है। जी पहले से ही जो 61,000 करोड़ का एलोकेशन बजट में किया गया था, वो पिछले वर्ष के रकम से कम था। पिछले वर्ष 71,000 रुपया खर्चा हुआ था। तो अगर आप 40,000 करोड़ अधिक भी खर्चा करें, तब भी जो है, क्योंकि जो उसका वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, आप बहुत ज्यादा अधिक काम नहीं निर्माण कर पाएंगे। इसको भी और विकसित करने की जरूरत है। तो ये अगर लोन देना स्टार्ट हो गया और एमएसएमईज उन्हें अवेल करने लगी और बाद में वो नहीं चुका पाई, तो क्या हम एक बड़े एनपीए क्राइसिस की तरफ भी देख रहे हैं इस पूरे पैकेज में? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो सरकार तय नहीं कर पाती है कि एक तो कर्जा लौटाने की का जहां तक सवाल हो, और दूसरा टैक्स देने का सवाल हो कि उसका उद्देश्य क्या है। एक तरफ कहती है कि सबको वो लौटाना चाहिए, एनपीए कम करना है बैंकों का, और टैक्स भी आना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं, जब अर्थव्यवस्था में स्थिति खराब होती है तो कहती है कि बैंकों को कहती है आप दो, कर्जा दो। टैक्स डिपार्टमेंट को कहती है आप लोगों को परेशान मत करो टैक्स वसूल करने की। तो जी उद्देश्य क्या है यही स्पष्ट नहीं है, क्या आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जहां तक इसका सवाल है कि अगर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पाती ठीक से, और ये ध्यान रखिए कि मांग की जो समस्या है हमारे अर्थव्यवस्था में, ये कोरोना वायरस वाली समस्या आने से पहले से ही पहले थी। से। हमारे अर्थव्यवस्था में ठहराव की स्थिति पहले से ही थी। उत्पादन में गिरावट आ रही थी, बहुत सारे उद्योगों में उत्पादनों में गिरावट आ रही थी क्योंकि बाजार नहीं थी। तो ये समस्या तो आपके पहले ही थी, और ये और गंभीर हो गई है ये लॉकडाउन और इन तरीके के कदमों के कारण। तो जब ये समस्या और गंभीर हो गई है, तब भी आपका जो मंत्र है वो बदला नहीं है। आप कर्जा दीजिए, निजीकरण को प्रोत्साहित कीजिए, और उससे ही इस समस्या का समाधान होगा। आज भी सरकार का पैकेज का चरित्र ऐसा ही है। लेकिन आप अगर पहले देखें, आप मेक इन इंडिया कर रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे थे, आप अलग अलग तरीके के रिफॉर्म कर रहे थे इतने सालों से, लेकिन उसका असर हुआ, निजी निवेश शुरू हुआ। उल्टा आपने वो तो किया नहीं जो करना चाहिए था, लेकिन साथ में आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी
को लागू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि स्थिति और गंभीर हो गई और यही परिस्थिति जो है हम पहले ही देख रहे थे। ये हमारे यहाँ के संकट जो है वो कोरोना वायरस से नहीं वो संकट बनी है, संकट पहले से ही थी, संकट और गंभीर हो गई है। लेकिन अभी भी अगर यही प्रयास रहे कि निजीकरण के माध्यम से आप इस और निजी क्षेत्र को, निजी पूंजी को प्रोत्साहित करके अगर आप सोचते हैं या विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करके आप सोचते हैं कि इस संकट से आप निकल जाएंगे, तो आपके पास 10 साल का अनुभव है ये दिखाने को कि ये संभव नहीं है। जब पहले ही नहीं हो रहा था, आज जब स्थिति और गंभीर हो गई है, इसकी संभावनाएं और भी कम हो। सुरजीत, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपने जैसे निजीकरण की बात की, वित्त मंत्री ने बहुत सारे सेक्टर्स को एक तरीके से खोल दिया है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबर राइट्स पे भी बहुत अटैक हो रहे हैं। कई स्टेट्स में 8 से 12 घंटे वर्किंग आवर करने का बात हो रहा है। तो जब 8 घंटे से 12 घंटे वर्किंग आवर होगा, तो आप जहां 2 शिफ्ट में लोगों को एम्प्लॉय कर सकते थे, वहां आप एक ही इंसान ज्यादा काम करेगा। तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है वो शायद कम हो जाएगी। क्या हम एक उस नियो लिबरल कैपिटलिज्म की पीरियड में वापस जा रहे हैं जो हमारे देश ने एक समय देखा था? हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अगर दुनिया में कहीं न्यूलिबरलिज्म जीवित है तो वो हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये जो कोरोना वायरस का संकट आया है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कितना महत्व है और सार्वजनिक क्षेत्र को जो नुकसान कई देशों में न्यूलिबरलिज्म के चलते पिछले 20-30 वर्षों में हुआ है, उसका उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं लोग, देश। वो सबको स्पष्ट हुआ है और सबको ये समझ आया है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बहुत है और उसको प्रोत्साहित करना जरूरी है। और कई देशों में इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। स्पेन जैसे देश में भी निजी अस्पतालों को सरकार ने ले लिया है क्योंकि इस संकट से जूझने के लिए उसकी जरूरत थी। हमारे यहाँ लेकिन उल्टा हो रहा है और हमारे यहाँ अभी भी जो उद्देश्य है वो साफ है कि देखिए, एक तरफ जो श्रम कानूनों को लेके कहानी हो रही है और दूसरी तरफ निजीकरण को लेके कहानी। इसको अगर आप एक साथ देखें तो वो क्या दिखा रहा है कि जो हमारे देश में पिछले 30 सालों से एक प्रक्रिया बनी थी कि जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और उससे कमाते हैं, उनका हिस्सा राष्ट्र आय में लगातार घटता जा रहा है और जिनके पास संपत्ति है, जो निजीकरण का फायदा उठा सकते हैं, जो और संपत्ति बटोर सकते हैं अपने लिए, उनका हिस्सा जो है बढ़ गया है। 10% हिंदुस्तान की जनसंख्या ऐसी है जिसके पास हिंदुस्तान की 55% राष्ट्रीय आय है, आती है उसके हाथ, और बाकी 90% 45% से अपना गुजारा करती है। उस 90% को जो 45% से गुजारा करती है, उसको तो आप कह रहे हो कि आपको जो हम सपोर्ट देंगे, आपका जो नुकसान हुआ है वो सीमित होगी। आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि आप अधिक काम कीजिए, कम वेतन पे काम कीजिए, अपने अधिकारों को छोड़िए ताकि देश बढ़ सके। और दूसरी तरफ उस 10% को आप कह रहे हैं कि आपके लिए और खुला छूट है। आपके जो विदेशी भाई हैं उनके लिए भी खुला छूट है। अजीब आत्मनिर्भरता की परिभाषा दी जा रही है कि डिफेंस के क्षेत्र में आप कह रहे हैं 74% एफडीआई अलाउ। तो वही जो फासला हमारे देश में लगातार बढ़ता गया है, उस फासले को और बढ़ाने की दिशा में ली जा रही है। और जो 10% को नुकसान आज हुआ है कोरोना वायरस के चलते, उसकी भरपाई पहले हो, ये प्राथमिकता है। जो 90% को नुकसान हुआ है, जिसके पास पहले ही कम था, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस 10% के नुकसान को किस तरीके से
पूरा करें। ये उद्देश्य है सरकार की जो उसकी नीतियों से नजर आ रही है। शुक्रिया सुरजीत, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।